नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निगम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बहस के दौरान भारत ने स्वतंत्र, खुली और नियम आधारित समुद्री व्यवस्था की प्रतिबद्धता दोहराई। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड मुंबई में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत वैज्ञानिक जिज्ञासा को बढ़ावा देने और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध। यूक्रेन ने ड्रोन हमलों में रूस के हीलियम संयंत्र को निशाना बनाया और जापान के क्यूशू क्षेत्र में भारी बारिश से 3 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। भारत ने न्यूयॉर्क में समुद्री सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएनसीएलओएस के सिद्धांतों पर आधारित एक स्वतंत्र और नियंत्रित समुद्री व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए विदेश मंत्रालय के सचिव तन्मय लाल ने भारत के महासागर दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण बताया और व्यापार, ऊर्जा और संचार के लिए समुद्री मार्गों के रणनीतिक महत्व पर बल दिया। उन्होंने तटीय आबादी और महत्वपूर्ण समुद्री अर्थव्यवस्था पर निर्भरता के साथ भारत के समुद्री हितों का उल्लेख किया। India remains committed to promote a free, open and rules-based maritime order in accordance with the principles of UNCLOS. Genuine international cooperation is needed to meet the collective challenges to maritime security and prosperity. As a responsible maritime power, India stands ready to continue to contribute to these joint efforts. उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने आगामी 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री और भारत की जनता को अपनी बधाई तथा शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं ने व्यापार, संपर्क, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और द्विपक्षीय सहयोग के कई प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की और भारत तथा मध्य एशिया के बीच सदियों पुराने संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा है कि विदेश में रह रहे किसी भारतीय नागरिक को ओसीआई का पंजीकरण तब रद्द किया जा सकता है जब किसी व्यक्ति को कम से कम 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई हो और उसके खिलाफ 7 साल या उससे अधिक की कैद की सजा वाले अपराध के लिए आरोप पत्र दाखिल किया गया हो। गृह मंत्रालय ने आज इसकी सूचना दी। सरकार ने बांग्लादेश से जूट आधारित उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कल जारी एक अधिसूचना में कहा है कि जूट के कपड़े, सुतली, रस्सियां और बैग जैसी वस्तुएं अब केवल महाराष्ट्र के नाहवा शेवा बंदरगाह के माध्यम से ही भारत में प्रवेश कर सकती हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू है। भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित भूमि बंदरगाहों के माध्यम से आयात अब प्रतिबंधित है। विदेश व्यापार अधिनियम 1992 के अंतर्गत ये कदम मई और जून 2025 के पहले के व्यापार उपायों के बाद उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत वैज्ञानिक जिज्ञासा को पोषित करने और युवा मस्तिष्कों को सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 18वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड के उद्घाटन समारोह में एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा छात्र अटल टिंकरिंग लैब्स में व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से छात्र विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित स्टेम अवधारणाओं को सीख रहे हैं। India is deeply committed to nurturing scientific curiosity and empowering young minds. Over 10 million students are understanding STEM concepts through hands-on experimentation in Atal Tinkering Labs. This is creating a culture of learning and innovation. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सीमाएं अनंत हैं। उन्होंने कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, गणित और गणित क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी के मामले में भारत अग्रणी देश है। India is a leading country in the participation of women in STEM domains. Under various initiatives, billions of dollars are being invested in the research ecosystem. चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश होने का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश ने आदित्य L1 और वेधशाला के साथ सूर्य पर भी अपनी नजरें गड़ा दी हैं।
केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज कहा कि भारत और सिंगापुर के बीच सुदृढ़ और बहुआयामी संबंध हैं और इसे मजबूत करने के लिए संपर्क महत्वपूर्ण है। श्री सोनोवाल ने एक वीडियो संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिंगापुर के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध विभिन्न क्षेत्रों में विस्तारित हुए हैं। इंडिया एंड सिंगापुर शेयर ए स्ट्रांग एंड मल्टीफेसेटेड पार्टनरशिप rooted in mutual respect, shared values, and a common vision for prosperity. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, our bilateral relations have expanded across sectors. Connectivity forms an important pillar of this bilateral partnership. निरस्तीकरण, अप्रसार और निर्यात नियंत्रण पर भारत ऑस्ट्रेलिया वार्ता का 7वां दौर आज नई दिल्ली में आयोजित हुआ। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों ने परमाणु, रासायनिक, जैविक निरस्त्रीकरण और अप्रसार, सैन्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित पारंपरिक हथियारों और बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं के विकास पर चर्चा की। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि यूक्रेन के भविष्य को लेकर कोई भी निर्णय यूक्रेन के लोगों द्वारा लिया जाना चाहिए। कनाडा के प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा जारी एक आधिकारिक वक्तव्य में मार्क कार्नी ने फोन पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से बातचीत की। एक रिपोर्ट। कनाडा के प्रधानमंत्री ने चल रहे क्षेत्रीय तनाव के बीच यूक्रेन के लिए कनाडा के अटूट समर्थन को दोहराया। वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बलपूर्वक नहीं बदलने पर सहमति जताई। 15 अगस्त को अलास्का में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली बैठक के पहले कार्नी और जेलेंस्की ने यूक्रेन में शांति बहाल करने की अमेरिका की कोशिशों का स्वागत किया। यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ मिलकर कनाडा ने रूस के कच्चे तेल पर मूल्य सीमा को कम करने की घोषणा करने के बाद ये बातचीत हुई है। इस कदम का उद्देश्य रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है। विश्व दर्पण के लिए आनंद पाठक। रूस के ओरेनबर्ग क्षेत्र में स्थित एक हीलियम उत्पादन संयंत्र यूक्रेन के ड्रोन हमलों की चपेट में आ गया। मीडिया की खबरों के अनुसार रॉकेट निर्माण, अंतरिक्ष और विमानन उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले हीलियम का रूस का एकमात्र उत्पादक ये संयंत्र कल यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के अधीन मुख्य खुफिया निदेशालय के ड्रोन हमलों में नष्ट हो गया। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वायु रक्षा बलों ने रात भर में 32 यूक्रेनी ड्रोन और सुबह 7 और ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया। अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और इसके अग्रणी संगठन द मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकवादी संगठन सूची में डाल दिया है। इस फैसले की मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने आलोचना करते हुए कहा कि बलूच आतंकी नहीं है, बल्कि वो खुद पाक प्रायोजित आतंकवाद का शिकार हैं। श्रीलंका के सरकारी स्कूलों में हिंदी शिक्षकों ने पहली बार भारत में प्रशिक्षण पूरा किया है। उन्होंने केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में 15 दिवसीय कार्यक्रम के बाद आज कोलंबो में एक विशेष कार्यक्रम में अपने अनुभव साझा किए। श्रीलंका में भारत के उप उच्चायुक्त डॉ सत्यंजल पांडे ने 35 प्रतिभागी शिक्षकों को भारत श्रीलंका सांस्कृतिक संबंधों के राजदूत के रूप में सराहा और भाषाई तथा सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका की सराहना की। जापान के क्यूशू क्षेत्र में रिकॉर्ड बारिश होने से 3 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार ये लोग देश के कागोशिमा, कुमामोचो और फुकुओका प्रांतों में भूस्खलन और नदी की बाढ़ में फंस गए। मीडिया की खबरों के अनुसार इशिकावा प्रांत में सड़क टूटने से एक वाहन गिर गया, जिससे 3 लोग घायल हो गए। तेज बारिश की चेतावनी के कारण आपातकालीन बचाव और राहत कार्य जारी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बहस के दौरान भारत ने स्वतंत्र, खुली और नियम आधारित समुद्री व्यवस्था की प्रतिबद्धता दोहराई। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड मुंबई में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत वैज्ञानिक जिज्ञासा को बढ़ावा देने और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध। यूक्रेन ने ड्रोन हमलों में रूस के हीलियम संयंत्र को निशाना बनाया। और जापान के क्यूशू क्षेत्र में तेज बारिश से 3 लोगों की मौत। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।